नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और मैं पूरा क्लास आप लोग को दे रहा हूँ एनसीईआरटी हिस्ट्री का। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 की पुस्तक है, कक्षा 6 विषय इतिहास हमारे अतीत। कक्षा 6 विषय इतिहास हमारे अतीत। और यह चैप्टर संख्या 2 नहीं है, चैप्टर संख्या 3 है। थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये चैप्टर संख्या 3 है। तो इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। हम नोट्स के माध्यम से पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट कराएंगे। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लासेस को पूरा नोट्स के माध्यम से हम पूरा कंप्लीट कराएंगे। इसका नोट्स भी आप लोग को उपलब्ध करा देंगे। एक सबसे बड़ी सूचना ये आप लोग को देनी है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं, यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, अगर इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो यह जो नोट्स है, ये जो क्लास है, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्व रखता है। और अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और एनसीईआरटी को कंप्लीट करना चाहते हैं तब भी यह इंपॉर्टेंट है, टीईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो भी हमारा पूरा कोर्स लेना चाहते हैं इतिहास का, पूरा का पूरा एनसीईआरटी में कंप्लीट कराऊंगा। साथ ही साथ बहुत सारी टेस्ट सीरीज दूंगा, बहुत सारे नोट्स दूंगा जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए विशेष रूप से रामबाण रहेंगे। चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर भी शो हो रहा है। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर सकते हैं। और यह पूरा का पूरा कोर्स जो है 2499 रुपये का है। आप लोगों को परचेज करना चाहें तो परचेज कर सकते हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी विषय इतिहास हमारे अतीत की जो पुस्तक है उसके लिए है। तो चैप्टर संख्या 2 नहीं है बल्कि यह चैप्टर संख्या 3 है। ठीक है, और चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं, अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं और बहुत ही बखूबी अच्छे तरीके से समझाऊंगा आप लोग का। इसके पहले 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। आरंभिक नगर। तो देखिए, आरंभिक नगर का मतलब यहाँ पर क्या है। ये जो चैप्टर है क्लास 6 का हमारे अतीत, और इस चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर। तो दरअसल आरंभिक नगर यह क्यों कह रहा है आरंभिक नगर, पहले आप बता सकते हैं क्या आपको यह जानकारी है कि प्रारंभिक नगर कौन है, आरंभिक नगर कौन है? सबसे पहले नगर की उत्पत्ति कब कहाँ हुई, कौन से सबसे पुराने नगर हैं? अच्छा चलिए, एक प्रश्न का आप उत्तर दीजिए और मैं इसका उत्तर आप लोग दे लेंगे, मुझे पता है, बिल्कुल दे लेंगे, बखूबी दे लेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि विश्व का सबसे प्राचीन शहर कौन सा है? विश्व का सबसे प्राचीन शहर कौन सा है जो अभी भी है? ठीक है, अभी भी वह जीवित अवस्था में है, वो विश्व का सबसे प्राचीन नगर है। तो वह नगर वाराणसी है। इसीलिए वाराणसी को जिंदा शहर भी कहा जाता है, क्योंकि ये विश्व की सबसे प्राचीन नगरी है, सबसे प्राचीन नगरी है। ठीक है, इसकी प्राचीन नगरी काशी का उल्लेख, यानी वाराणसी का उल्लेख काशी नाम से हुआ है। और यह कहाँ हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है, ऋग्वेद में। अब सोचिए ऋग्वेद कितना साल पुराना है? ऋग्वेद लगभग 3500 वर्ष पुराना है, 3500 वर्ष पुराना है, लगभग 1500 ईसा पूर्व पुराना है। और उसका डेट देखा जाए तो 3500 वर्ष पुराना है। और उस प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में जो विश्व की सबसे मानव द्वारा सृजित पहली रचना, मानव मस्तिष्क द्वारा सृजित पहली रचना जो थे ऋग्वेद, और उसमें उल्लेख है वाराणसी का, उसमें उल्लेख है काशी नगरी का। ठीक है, तो यह विश्व का सबसे प्राचीन नगर है जो अभी भी है। ये चलिए छोड़िए, अब यहाँ पर आरंभिक नगर लिखा है, तो आरंभिक नगर में हम वाराणसी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वाराणसी वास्तव में सबसे पुराना है, लेकिन वाराणसी से पहले भी पुराने शहर थे, लेकिन वह अब नहीं है। वाराणसी तब भी था और अब भी है। वाराणसी से पहले भी कुछ प्राचीन नगर थे, जैसे चंपा हुआ, राजगिरी हुआ, काशी हुआ, साकेत हुआ, कौशाम्बी हुआ। यह ऋग्वैदिक कालीन नगर थे। चंपा, राजगिरी, काशी, साकेत, कौशाम्बी, ये महाजनपद कालीन या वैदिक कालीन ये नगर थे। ठीक है, तो हम उससे भी पहले नगर, जब वाराणसी था, काशी था, उससे भी पहले वह नगर, जब भारत में नगर की उत्पत्ति हुई थी, भारत के पूरे विश्व के इतिहास में नगर बने थे, तो उसे ही आरंभिक नगर कहा गया। अच्छा, सबसे पहला आरंभिक नगर का मतलब क्या हुआ? आरंभिक नगर मतलब कि विश्व में, अच्छा, एक विद्वान है गार्डन चाइल्ड एक विद्वान है,
उन्होंने कहा कि विश्व का जो सबसे प्राचीन नगरीय क्रांति है, सबसे पहली नगरीय क्रांति, जब पूरे विश्व में पहली बार नगर की उत्पत्ति हुई, पहली बार नगर बने, तो वह है हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता विश्व का पहला नगरीय क्रांति है, विश्व की पहली नगरीय क्रांति है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा भारत या विश्व की, ठीक है, भारत का विश्व समझ सकते हैं। विश्व की, भारत की पहली नगरीय क्रांति कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नगर, ठीक है। अच्छा, इसीलिए हड़प्पा नगर को ही, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को ही यहाँ अच्छे से पहचान के लिए यहाँ आरंभिक नगर लिखा है, क्योंकि विश्व का सबसे प्राचीन नगर था हड़प्पा। और हड़प्पा सभ्यता क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। अच्छा चलिए, अब प्रथम नगरीय क्रांति की बात हो गई है। पहली नगरीय क्रांति कौन सी थी? प्रथम नगरीय क्रांति, प्रथम नगरीय क्रांति कौन थी? हड़प्पा सभ्यता। अच्छा, दूसरी नगरीय क्रांति कौन थी? द्वितीय नगरीय क्रांति कौन थी? द्वितीय नगरीय क्रांति, तो द्वितीय नगरीय क्रांति वह था महाजनपद काल। महाजनपद काल को, महाजनपद काल को द्वितीय नगरीय क्रांति का समय कहा जाता है, जब भारत में दूसरी बार नगरीय क्रांति हुई थी। भारत में दूसरी बार नगरीय क्रांति हुई थी, नगर बने थे भारत में दूसरी बार। और वह कौन कौन से नगर थे? चंपा, चंपा, राजगृह, राजगृह, काशी, वही जिंदा शहर जो अभी भी है काशी, साकेत और कौशाम्बी। यह दूसरी, जब काशी, चंपा और कौशाम्बी जैसे नगर बने थे महाजनपद काल में, तो यह कौन सा समय पीरियड था? यह द्वितीय नगरीय क्रांति थी, द्वितीय नगरीय क्रांति, ठीक है, द्वितीय नगरीय क्रांति, जब दूसरी बार नगरीकरण हुआ था भारत में। अच्छा, अब पहला दूसरा नगरीय क्रांति तो आप लोगों ने देख लिया, तो तृतीय नगरीय क्रांति कब हुई थी? तृतीय नगरीय क्रांति भारत के संदर्भ में कह रहा हूँ, पूरे विश्व के संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ। तृतीय नगरीय क्रांति कब हुई थी? तो सल्तनत काल, सल्तनत काल, ठीक है, ये तीसरी नगरीय क्रांति थी जो भारत में हुई थी, तीसरी नगरीय क्रांति। हड़प्पा सभ्यता तो भारत ही नहीं, विश्व की पहली नगरीय क्रांति थी, लेकिन ये भारत के संदर्भ में देखेंगे तीसरी नगरीय क्रांति थी। तो इसीलिए हड़प्पा सभ्यता पहली बार नगर बने थे, नगरों का विकास हुआ था भारत में, तो इसीलिए इसे आरंभिक नगर कहा गया है। इसका, इस चैप्टर का नाम ही आरंभिक नगर रख दिया है, जबकि इस चैप्टर का उद्देश्य क्या पढ़ाना है? हड़प्पा सभ्यता को ही पढ़ाना है, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। हड़प्पा की कहानी। अब ये हड़प्पा की कहानी क्या है? तो आपको पता है कि लगभग 150 साल पहले, 150 साल पहले की बात है, जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। यह सिंधु नदी के निकट विकसित हुई है। यह सभ्यता 4700 साल पहले विकसित हुई थी। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो प्रारंभ है वह 4700 साल पहले से है, ठीक है, जब हड़प्पा सभ्यता का उदय हुआ। अच्छा, 150 साल पहले मतलब क्या हुआ था? 1853 के करीब, 1853 के करीब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। और रेलवे लाइन जब बिछाई जा रही थी, तो आप जानते हैं जब रेलवे लाइन बिछाया जाएगा तो जमीन खोदी जाएगी, पटरियां बिछाई जाएंगी। तो जमीन खोदा गया तो कुछ अवशेष मिल गए, हड़प्पा सभ्यता के कुछ अवशेष मिल गए, कुछ पुरानी ईंटें मिल गई। और जब पुरानी ईंटें मिली तो मजदूर क्या किए, उस समय वहाँ पर जो भी अधिकारी थे वह क्या किए, जब ईंटें मिलने लगी तो कहे ठीक है, इस ईंटों के चक्कर में ही वो बहुत सारे हड़प्पा सभ्यता के जो भी खंडहर थे उसे उजाड़ दिए, केवल ईंट प्राप्त करने के लिए, ठीक है। उस समय लोगों ने इसका महत्व नहीं समझा, ठीक है, लेकिन कुछ दिन बाद महत्व समझा गया तो उस निर्माण कार्य को रोक भी दिया गया, ठीक है। उनके निजी अचानक हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल मिला, ठीक है। अब हड़प्पा यह जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसी को हम सिंधु घाटी सभ्यता कह सकते हैं, इसी को हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं, ठीक है। अब हड़प्पा नगर में ही, हड़प्पा नामक जगह पर ही सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के पहले अवशेष मिले थे, प्रथम अवशेष मिले थे। इसीलिए इस पूरी सभ्यता को, हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो को, लोथल को, कालीबंगा को, रोपड़ को, ठीक है, सुरकांगेडोर को, चनोदड़ो को, ये जो भी हड़प्पा कालीन छोटे बड़े नगर थे, इस सबको संयुक्त रूप से क्या कहा गया? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसलिए भी कहा गया क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले अवशेष हड़प्पा से मिले थे, इसीलिए इसी नगर के नाम पर, इस सभ्यता के नाम पर सभी इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया। हड़प्पा जो नगर है, हड़प्पा जो प्राचीन नगर था, आरंभिक नगर था, यह किस नदी के किनारे विकसित हुआ था? यह किस नदी के किनारे था? रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे विकसित था हड़प्पा। अच्छा, एक चीज आप लोगों को बता दें,
स्पष्ट तरीके से बता दें, अभी भी आप लोग यकीन करेंगे कि विश्व में जितने भी नगर हैं, अभी भी जितने भी नगर हैं, भारत के संदर्भ में ही देख लीजिए, हमारे देश में जितने भी नगर हैं वह किसी न किसी नदी के किनारे ही विकसित हुए हैं। अब मुंबई आदि को छोड़ दीजिए, मुंबई को, सूरत को, ये सब छोड़ दीजिए, वह समुद्र के किनारे विकसित हुए थे और वह बहुत ही नवोदित नगर हैं। लेकिन आमतौर पर देखा जाए तो जितने भी नगर हैं वह किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुए थे। अच्छा, नदियों के किनारे नगरों का विकास होने का कारण क्या है? क्योंकि नदियों के पास क्या था, उपजाऊ मैदान मिल जाता था लोगों को, नदियों के पास आवागमन की सुविधाएं हो जाती थी, ठीक है, नदियों के पास हरियाली रहती थी, सिंचाई के लिए पानी जल मिल जाता था। इसीलिए जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुए हैं। अभी भी जितनी भी नगर हैं, चाहे कानपुर हुआ गंगा नदी किनारे है, वाराणसी गंगा नदी के किनारे है, दिल्ली जमुना की नदी किनारे है, हाँ, ये सब देख सकते हैं ना आप लोग, आगरा जमुना नदी किनारे है, प्रयागराज गंगा और यमुना नदी के संगम पे है अभी भी, ठीक है। तो उस समय में भी नदी, जो भी आरंभिक नगर बने तो किसी न किसी नदी के किनारे ही विकसित हुए। जैसे हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे था? रावी नदी के किनारे था, ठीक है। अब हड़प्पा जो नगर था इसकी विशेषता क्या है भाई? सबसे पहली बात तो हड़प्पा सभ्यता क्या था? एक नगरीय सभ्यता था। इस नगर को हम 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में बांट सकते हैं, 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में बांट सकते हैं। हड़प्पा जो नगर था हड़प्पा नगर, उसको 2 भागों में बांटा गया था, 2 भागों में बांटा गया था हड़प्पा नगर को। देखिए, एक भाग था नगर दुर्ग, जैसे मान लीजिए ये नगर है, तो एक भाग को क्या कहा गया? नगर दुर्ग, और एक भाग को क्या कहा गया? एक भाग को निचला नगर कहा गया, निचला नगर, एक भाग को निचला नगर का संज्ञा दिया गया, और एक भाग को क्या कहा गया? नगर दुर्ग। तो नगर दुर्ग जो था यह पश्चिमी भाग था, जैसे मान लीजिए पश्चिम है, ठीक है, ये मैं मिटा देता हूं। हाँ, यह हम बताना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए यह आपका हड़प्पा, ये मान लीजिए ये हड़प्पा नगर है, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए ये आपका हड़प्पा नगर है। अब हड़प्पा नगर है तो ये हड़प्पा नगर है, तो ये आपका क्या हुआ? ये आपका नगर दुर्ग था। नगर, इस नगर को, हड़प्पा नगर को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में बांटा गया था। एक को नगर दुर्ग कहा जाता था और एक को निचला नगर कहा जाता था, निचला नगर, ठीक है। ये नगर दुर्ग जो था पश्चिम की तरफ था, ये पश्चिम की तरफ था, नगर दुर्ग क्या था? पश्चिम की तरफ था। और यह निचला नगर जो था यह पूरब की तरफ होता था। नगर दुर्ग जो था यह क्या था? ऊंचाई पर था, ऊंचाई पर, ये ऊंचाई पर स्थित होता था नगर दुर्ग, ये ऊंचाई नामक ऊंचाई पर होता था। और ये निचला नगर क्या होता था? नीचे, जैसे ऐसे नगर था, ऐसे करके नगर था। ये आपका नगर दुर्ग हो गया, और ये आपका निचला नगर पूरब की तरफ था, और यह निचला नगर था, ठीक है। तो नगर दुर्ग पर क्या होते थे? जो भी वरिष्ठ लोग थे, संभ्रांत लोग थे, बड़े वर्ग थे, शासक वर्ग थे, वह कहाँ रहते थे? नगर दुर्ग में रहते थे। और निचला नगर में क्या रहती थी? सामान्य जनता जो रहती थी निचला नगर में रहता था। अच्छा, नगर दुर्ग पश्चिम की तरफ था, ऊंचाई पर था, और यह क्या था? ये छोटा था। और निचला नगर नीचे वाला क्षेत्र पर था, पूर्व की तरफ था, इसमें सामान्य जनता वास करती थी। और ये क्या था? यह ज्यादा था, बृहत्तर था, ठीक है, बड़ा था। तो देखिए, निचला नगर जो था यह पूर्वी भाग था, इसके यह निचले हिस्से पर बना था, यह बड़ा भाग था, और दोनों हिस्सों की चारदीवारी क्या थी? पक्की ईंटों की बनी थी। मतलब नगर दुर्ग और निचला नगर दोनों को चारदीवारी से क्या किया गया था? घेरा गया था, और यह पक्की ईंटों की चारदीवारी थी, ठीक है। अब हम लोगों ने हड़प्पा के बारे में देख लिया है, मोहनजोदड़ो के बारे में भी देखते हैं। इस नगर में विशाल स्नानागार मिला है। अच्छा, मोहनजोदड़ो में बहुत सारे चीज मिले हैं, लेकिन जो मुख्य है वो मैं बता रहा हूँ आपको। मोहनजोदड़ो में आपको अन्नागार मिला है। देखिए, अन्नागार मतलब अन्न का कोठार, ठीक है, अन्न का कोठार मिला है, अन्नागार मिला है, अन्न का गोदाम मिला है। फिर क्या मिला है? स्नानागार मिला है, स्नानागार मिला है।
वही है, इस नगर में विशाल स्नानागार मिला है। यह स्नानागार जो है ईंट एवं प्लास्टर से बनाया गया था। ईंट और प्लास्टर से क्या किया गया था, बनाया गया था। और आप जानते हैं उस समय सीमेंटेड तो होता नहीं था, जिस समय इसमें सीमेंटेड हो जाता है, ठीक है। उसमें उस समय में भी सीमेंटेड जैसा ही कुछ था। और पानी का रिसाव रोकने के लिए क्या किया गया था, प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। चारकोल की परत चढ़ाई गई थी ताकि क्या है, पानी का रिसाव कम हो सके और पानी रुक सका। इस तरह अच्छा, जो विशाल स्नानागार था उसमें पानी कहाँ से लाया जाता था, तो ये जो विशाल स्नानागार था, जैसे मान लीजिए ये आपका स्नानागार है, तो स्नानागार में दो तरफ से उतरने के लिए क्या थी, सीढ़ियाँ थी। दोनों तरफ से उतरने के लिए क्या थी, ये सब सीढ़ियाँ थी। ऐसे ऐसे यहाँ पर भी सीढ़ियाँ लगी हुई थी, ठीक है। और चारों ओर क्या थे, चारों ओर कमरे थे, चारों ओर कमरे थे स्नानागार के, ठीक है। चारों कमरे बने हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्नानागार था उसमें पानी कहाँ से लाया जाता था, तो स्नानागार के ही बगल में कुआं होता था, कूप होता था, और कुएं से ही जल लाकर क्या क्या जाता था, स्नानागार में डाला जाता था, ठीक है। तो ये है, इस स्नानागार की विशेषता होती थी। ये बात आप जानना है कि इसके चारों ओर क्या थे, चारों ओर कमरे थे, और उत्तरी और दक्षिणी की तरफ क्या था, सीढ़ियां बनी हुई थी। ये जो स्नानागार था उसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, यह देख लीजिए। और दोनों तरफ उतरने की क्या थी, सीढ़ियां बनाई गई थी इस स्नानागार में, ठीक है। और इस मोहनजोदड़ो में स्नानागार तो मिला है, साथ ही साथ अन्न का गोदाम भी मिला है, अन्न का गोदाम, ठीक है। अन्न का गोदाम आपका मोहनजोदड़ो से भी मिला है और हड़प्पा से भी मिला है। इसे अन्न का गोदाम कहिए या भंडार गृह कहिए, बात वही है। लोथल और कालीबंगा भी हड़प्पा कालीन नगर हैं। और यहाँ से क्या मिला है, अग्निकुंड मिला है। अग्निकुंड जो आप जानते हैं, हवन कुंड कहिए, हवन कुंड कहिए या फिर अग्निकुंड कहिए, बात वही है कि यहाँ से क्या मिला है, कालीबंगा से हवन कुंड मिला है और लोथल से हवन कुंड मिला है। अच्छा, एक चीज आपको बताया हूँ आपको अभी कि ये आपका हड़प्पा किस नदी के किनारे नगर था, तो यह रावी नदी के किनारे था। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था, सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो जो था वह सिंधु नदी के किनारे था। ये आपका लोथल किस नदी के किनारे था, भोगवा नदी किनारे था। कालीबंगा किस नदी किनारे था, घग्गर नदी किनारे था। तो यह भी आपको देख लेना है, ठीक है। अब देखिए हड़प्पा कालीन जो भवन, नाले और सड़कों के बारे में बताना है आपको। तो हड़प्पा कालीन जो नगर थे, भवन थे, नाले थे और सड़कें थे, इनके बारे में देखना है। तो इस नगरों के घर जो थे आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। अब उस समय में भी 2 मंजिला मकान होता था, 1 मंजिला या 2 मंजिला मकान होते थे नगरों में, ठीक है। घर के चारों ओर कमरे, घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। आज भी डिजाइन आप भी यही देखेंगे, आज भी जो हमारे वहाँ घर बनाए जाते हैं आमतौर पर, तो बीच में आंगन होता है और चारों तरफ कमरे होते हैं। आज भी उस समय में भी ऐसा था कि आंगन बीच में रहता था और चारों क्या बनाए जाते थे, कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। मतलब हड़प्पा कालीन नगर के घरों में क्या थे, कुएं होते थे। कुओं में क्या होती थी, कुओं में घरों में क्या थे, स्नानागार भी थे, घरों में क्या थे, कुएं भी थे। और छत पर जाने के लिए घर में क्या थी, सीढ़ियाँ भी थी। यहाँ नहीं लिखा है, यह जान लें कि घर में कुएं भी थे, स्नान घर भी थे और सीढ़ियाँ भी थी। और हड़प्पा कालीन जो नगर थे उसमें नाले मिले हैं, नाली। और जो नाले हैं ढके हुए नाले हैं। यह परीक्षाओं में पूछता है कि नाले ढके हुए थे या खुले हुए थे। तो नाले जो थे हड़प्पा काल में ढके हुए थे और जल निकासी काफी विकसित थी, ठीक है। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। घर, नाले और सड़क का निर्माण क्या किया था, योजनाबद्ध तरीके से किया गया था, ठीक है। सड़कें जो होती थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, आपको पता है। इसे ही क्या बोलते हैं, ग्रिड सिस्टम कहते हैं। सड़कें जो थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इसे ग्रिड सिस्टम कहा गया है। नगरीय जीवन देखेंगे, हड़प्पा काल का जो नगरीय जीवन था, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल हुआ करती थी। नगरों में लोग निर्माण कार्य में संलग्न थे, मतलब शिल्पकार, व्यापारी आदि बहुत ज्यादा थे नगरों में। यहाँ पर धातु, बहुमूल्य पत्थर, मन के, सोने, चांदी से बने आभूषण प्राप्त होते थे, ठीक है। लिपिक, कुछ लोग मोहरों पर लिखते थे। लिपिक एक शिल्पकार होते थे। लिपिक एक प्रकार का पद होता था, कार्य करने वाले कर्मचारी थे
ये लिपिक का काम क्या है, आज भी क्या काम है, लिपिक का मतलब क्या होता है, लिपिक का मतलब क्लर्क होता है, जान लीजिए लिपिक का मतलब क्या होता है, क्लर्क होता है। क्लर्क क्या करता है, लिखा पढ़ी का काम करता है। तो उस समय में भी हड़प्पा काल में जो मुहर होती थी, तो मुहरों पर जो लिखते थे उन्हें क्या कहा जाता था, लिपिक कहा जाता था। कुछ लोग शिल्पकार थे जो तांबे और कांसे से क्या बनाते थे, औजार बनाते थे, हथियार बनाते थे, बर्तन आदि बनाते थे, ठीक है, गहना बनाते थे, ठीक है। फिर देखिए चांदी और सोना, चांदी और सोने से क्या बनाया जाता था, गहना बनाया जाता था, बर्तन बनाया जाता था, ठीक है। और बाट, ये जो आपका सामान नापने का जो बाट होता था, सामान नापने का बाट होता था, वह किस पत्थर से बनाया जाता था, चर्ट पत्थर से बनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। सामान तौलने का जो बाट होता था, आज बाट किससे बनाया जाता है, आज बाट किससे बनाया जाता है, ज़्यादातर लोहे से बनाया जाता है ना, लोहे से बनाया जाता है, कहीं कहीं पीतल से बनता है, ठीक है। पीतल से और लोहे से आप जो भी चीनी लेते हैं, गुड़ लेते हैं परचून की दुकान से, तो कैसे बाट होते हैं, लोहे के होते हैं ना, लोहे के होते हैं, पीतल के होते हैं। तो उस समय में भी बाट थे, लोहा की खोज तो नहीं हुई थी, तो चट पत्थर का प्रयोग किया जाता था। यह दिमाग में रखिएगा। मनके जो बनाया जाए, अच्छा मनका क्या है, आप जानते हैं, माला, मोती का माला जानते हैं, जो भी माले होते थे, जैसे पत्थर उत्थर के माले बना देते थे लोग, मनका मतलब माला, ठीक है। ये जो माले बनते थे हड़प्पा काल में, यह कार्निलियन पत्थर से बनते थे। बाट बनते थे चट पत्थर से, और मनके जो बनते थे मतलब माले बनते थे कार्निलियन पत्थर से बनते थे, ठीक है। अगला देखिएगा फेयंस। फेयंस जो होता था यह बहुत ही कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक मतलब स्फटिक पत्थरों के चूर्ण, एक रंगीन पत्थर होता था, उसको पीस कर उसका चूर्ण बनाकर, ठीक है, पत्थरों को या बालू के कण को या पत्थरों को पीस कर चूर्ण बनाकर दूध में मिलाकर बनाया जाता था फेयंस, ठीक है। कुछ भी बना दिया जाता, फेयंस बनाया जाता था। अब फेयंस या माले के रूप में बनाया जा सकता था, किसी प्रकार का खिलौना बना दिया जाता था, ठीक है। कच्चा माल, अब यहाँ कच्चा माल क्यों दिया है, क्योंकि हड़प्पा काल में बहुत सारे कच्चे माल से अलग अलग चीज़ें बनाई जाती थी, इसीलिए कच्चा माल को यहाँ समझाया गया है। तो देखिए कच्चा माल जो प्राकृतिक रूप से मिलता था उसे कच्चा माल कहते हैं। फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, ठीक है। जैसे कच्चा माल, जैसे मान लीजिए कपास क्या है, कपास जो है कच्चा माल है, जिसका उत्पादन कौन करता है, किसान करते हैं। और फिर जैसे ऊन मिलता है, पशुपालक इस ऊन का उत्पादन करते हैं, ठीक है। और फिर कपास से या ऊन से क्या बनाए जाते हैं, वस्त्र बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो कपास या ऊन क्या है, कच्चा माल है, ठीक है। मेहरगढ़ 7000 साल पहले कपास की खेती होती थी। भारत में कपास की खेती, कपास का जो जन्म हुआ था वो भारत में ही हुआ था। सूती वस्त्र उद्योग सबसे पहले, बाद में अलग कहा जाता है कि आधुनिक भारत में इंग्लैंड में सूती वस्त्र उद्योग प्रचलित हुआ, लेकिन सूती वस्त्र उद्योग हजारों वर्षों पहले भारत ही सूती वस्त्र उद्योग की जन्मस्थली है। 7000 साल पहले कपास की खेती भारत में होती थी, और यह खेती के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं 7000 साल पहले। और कपास की खेती सिंधु घाटी सभ्यता में इतनी ज्यादा मात्रा में होती थी कि कपास को सिंडन भी कहा जाता था, कपास का एक नाम था सिंडन, ठीक है। कच्चे माल का आयात, अच्छा सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ चीज़ों के लिए तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आत्मनिर्भर थे, उन कुछ चीज़ों को वह इंपोर्ट भी कराते थे, आयात भी कराते थे। जैसे तांबा कहाँ से लेते थे, राजस्थान और ओमान से, ठीक है। सोना कहाँ से लेते थे, कर्नाटक से। टीन कहाँ से लेते थे, ईरान से, ठीक है, ईरान से भी लेते थे। फिर आपके अफगानिस्तान से भी टीन का आयात किया जाता था, ठीक है। बहुमूल्य पत्थर कहाँ से लेते थे, गुजरात से। भोजन, अब सिंधु घाटी सभ्यता में भोजन क्या था, भोजन के स्रोत क्या थे, तो हड़प्पाई लोग जानवर पालते थे, बिल्कुल जानवर पालते थे। और कुछ लोग हड़प्पा सभ्यता में कुछ लोग शाकाहारी भी थे, कुछ लोग मांसाहारी भी थे, दोनों तरह के लोग पाए जाते थे। आज भी दोनों तरह के लोग पाए जाते हैं, ठीक है। हड़प्पाई लोग जानवर पालते थे और अनाज उगाते थे। यहाँ लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों क्या करते थे, उगाते थे। जुताई के लिए किसका प्रयोग करते थे, हल का प्रयोग करते थे। सिंचाई के लिए किसका प्रयोग करते थे, जल संचय करते थे सिंचाई के लिए, ठीक है। सिंचाई के लिए जल संचय किया जाता था, मतलब पानी को इकट्ठा करके सिंचाई लोग करते थे। और यहाँ पर आप लोग को देखना होगा, जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे। भाई एक चीज आप बताइए, जब सिंधु घाटी, जब इसमें
क्या बोलते हैं, लोहे की खोज, लोहे से ही हल बनाया जाता था। लोहे की खोज जब 1000 BC में हुआ था, मतलब उत्तर वैदिक काल में हुआ था। तो उत्तर वैदिक काल से प्राचीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। तो उस समय में भी लोग हल का प्रयोग कैसे करते थे? तो हल का प्रयोग तो करते थे क्योंकि हल जैसे खिलौने भी मिले हैं। तो ये बात बताते हैं, इन लोग सिंधु घाटी सभ्यता के जो हल हुआ करते थे ये लकड़ी के थे, लकड़ी के थे, जो समय के साथ क्या हुए, सड़ गल गए। ठीक है, लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे, लोहे के हल का प्रयोग नहीं। ठीक है। हड़प्पा काल के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि पालते थे और बेर को इकट्ठा करना, मछली पकड़ना, हिरन जैसे जानवरों का शिकार करना इन्हें क्या क्या था, पसंद था। ठीक है। अब हड़प्पा कालीन एक नगर है धौलावीरा। धौलावीरा हड़प्पाकालीन नगर है, इसको देखेंगे। और धौलावीरा जो कहाँ है, गुजरात में है। गुजरात में है। गुजरात में किस जगह है ये, गुजरात में कच्छ, कच्छ जिला में है धौलावीरा, कच्छ जिला में है। खादरी बीट के निकट, मतलब खंबात की खाड़ी में, गुजरात की खंबात की खाड़ी में कच्छ जिला के पास धौलावीरा है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बाकी नगर जो हैं कितने भागों में बटे हैं, दो भागों में बटे हैं, आपको बताया हूँ। एक पश्चिमी नगर था और एक क्या था, पूर्वी नगर था। पश्चिमी नगर क्या था, छोटा था। पूर्वी नगर बड़ा था। पश्चिमी नगर में क्या था, संभ्रांत लोग रहते थे, वरिष्ठ लोग रहते थे, जबकि पश्चिम पूर्वी नगर में आम जनता वास करते थे। पश्चिमी नगर ऊंचाई पर था, ऐसा बताया हूँ आपको। तो सिंधु घाटी सभ्यता में बाकी नगर क्या थे, 2 भागों में बटे थे, लेकिन धौलावीरा में जो नगर थे वह 3 भागों में बटे थे। यह अक्सर पूछता है परीक्षा में, ध्यान रखिएगा। हर इस और जो 3 भागों में बटे थे, उत्तर, मध्यम और निचला नगर, तो हर हिस्से को क्या था, चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें थी। चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें थी। इन तीनों नगरों को चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें थी। इसमें बड़े बड़े प्रवेश द्वार होते थे। जैसे मान लीजिए यह नगर हुआ, यह नगर है, यह नगर है, तो इनको क्या था, चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारों से ढका गया था सभी नगरों को। और इन नगरों में प्रवेश करने के लिए एकदम पूरा प्रवेश द्वार रहता था, बड़ा बड़ा। ठीक है, बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। ठीक है। और इन नगरों में क्या था, खुला हुआ मैदान था। स्टेडियम भी इसके साक्ष्य भी मिले हैं धौलावीरा में, जहाँ क्या होता था, कार्यक्रम का आयोजन होता था। इस स्थान पर हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को, हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षर, जैसे मान लीजिए ये हड़प्पा लिपि का अच्छा है, तो जबकि ऐसे अक्षर नहीं थे, लेकिन मान लेते हैं। तो हड़प्पा लिपि के अक्षर को, बड़े बड़े पत्थरों को क्या क्या दिया गया था, अक्षरों का आकार दिया गया था, और उनको क्या किया गया था, खोदा गया था, खोदा गया था, एक बॉक्स में रखा गया था। ठीक है। तो यह भी धौलावीरा में मिला हुआ है, बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा हुआ पाया गया। सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है लोथल। लोथल किस नदी किनारे है, भोगवा नदी किनारे है। तो खंबात की खाड़ी में मिलने वाला साबरमती उपनदी के किनारे बसा यह, देखिए ये जो भोगवा नदी है ये किसकी उपनदी है, साबरमती। साबरमती नदी की सहायक नदी है भोगवा, जिसके समीप ये लोथल नगर है। ठीक है। और लोथल से क्या मिला है, लोथल से शंख मिले हैं, मुहर मिले हैं। ठीक है, लोथल से। ठीक है। और लोथल में क्या था, लोथल में बंदरगाह था, सबसे बड़ी देख लें, लोथल में क्या था, बंदरगाह के साथ मिले हैं, बंदरगाह था लोथल में। लोथल किस नदी किनारे है, भोगवा नदी किनारे। भोगवा किसकी सहायक नदी है, साबरमती नदी की सहायक नदी है। लोथल से क्या मिला है, शंख मिला है, मुहर मिला है। लोथल से मुद्रांकन या मुहरबंदी भी मिला है। मुहरबंदी मतलब क्या था, मुहरबंदी मतलब जैसे बंदरगाह था, आपको पता है, तो बंदरगाहों पर जो सामान ले जाया जाता था, उस सामानों को पैक कर दिया जाता था, खूब पैक कर दिया जाता था सामानों को, ताकि सामान की सुरक्षा हो सके, कोई चोरी मत कर सके। ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो इसे देखना होगा आपको, ये दिखा रहा हूँ, टेक्निकल मिस्टेक था। हाँ, तो यहाँ पर आपको यहाँ से मुहरबंदी के भी क्या मिले हैं, यहाँ से मुहरबंदी के साथ मिले हैं। मतलब सामानों को जब पैक किया जाता था तो उनको एक विशेष मिट्टी का लेप लगाकर उनको पैक कर दिया जाता था, और उस पर मुहर मार दिया जाता था, जिससे अगर कोई छेड़छाड़ होती है तो मुहर टूट जाता था। इसे ही मुहरबंदी कहा गया है। लोथल से भंडार गृह भी मिला। अभी आपको मतलब बताया हूँ आपको कि लोथल से, देखिए लोथल, देखिए भंडार गृह मतलब क्या होता है, अन्नागार, अन्नागार या अन्न का कोठार। ये कहाँ से मिला है अन्नागार, ये आपका हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा से भी अन्न का गोदाम मिला है। फिर आपका मोहनजोदड़ो से भी अन्न का कोठार मिला है। ठीक है।
फिर आपका कहाँ से मिला है, फिर आपका यहाँ से लोथल से भी मिला है। तो 3 जगहों से क्या मिला है, अन्नागार यानी भंडार गृह। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंत के कारण थे, ये अंत के क्या कारण थे, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, क्यों हुआ। ठीक है। तो इसके बारे में भी विद्वानों में मतभेद है, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो नदियाँ थी वह क्या हो गई, सूख गई, इसलिए पतन हो गया। कुछ लोग मानते हैं कि जंगलों का विनाश हो गया, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। तो सबकी अलग अलग मत है। कुछ लोग मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में बाढ़ आ गई, जो सिंधु नदी थी उसमें बाढ़ आ गई, जिस तरह से क्या हुआ, सभ्यता का अंत हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता में जो चारागाह थे समाप्त हो गए, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, युद्ध जैसी स्थिति आ गई, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। तो यह सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के अनेक अनेक कारण हैं। ठीक है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, धन्यवाद आप लोग।